हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज पे। मैं प्रशांत कुमार आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का क्लास लेने वाला हूं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे माइल्ड स्टील से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो खुद स्टील है। तो हम लोग माइल्ड स्टील से स्टार्ट करेंगे अपने स्टडी को। तो हम लोग माइल्ड स्टील के स्ट्रेस टेस्टिंग कर्व से स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रेस टेस्टिंग कर्व को कैसे ड्रॉ किया जाता है? तो ये टेस्ट के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, जिस टेस्ट को यूटीएम यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर परफॉर्म किया जाता है, और इसको एएसटीएम यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मटेरियल टेस्टिंग के द्वारा स्पेसिफाई कर दिया गया है इस टेस्ट को। तो इस टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है? इस टेस्ट में क्या करते हैं, स्पेसिमेन को हम लोग जो माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग टेस्ट करना है, तो माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन को यूटीएम के बीच में एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे फिक्स कर देते हैं, और उसको एक पार्टिकुलर लेंथ पे जिसको गेज लेंथ बोलते हैं, एक पार्टिकुलर लेंथ पे एक्सटेंसोमीटर को अप्लाई कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं उसको। तो गेज लेंथ क्या है, सवाल ये पैदा होता है। पहला सवाल है कि गेज लेंथ क्या है? गेज लेंथ वैसा लेंथ है जिस लेंथ पे हमारे स्पेसिमेन का स्टडी चल रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग माइल्ड स्टील इतने लेंथ का यूज किए हैं, तो जो हम लोग टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे तो सारे स्पेसिमेन में इलोंगेशन दिखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग को बाकी इलोंगेशन से मतलब नहीं है। हमको मतलब है हमारे गेज लेंथ जिस पे स्टडी चल रहा है, जिस पे एक्सटेंसोमीटर अप्लाई कर रखे हैं। अब एक्सटेंसोमीटर भी बताएंगे क्या है। तो जिस पे एक्सटेंसोमीटर फिट करके रखा है, उस लेंथ पे क्या चेंजिंग हो रहा है हमको वो ऑब्जर्व करना है। तो उसको बोलते हैं गेज लेंथ। और गेज लेंथ जो होता है हमारे स्पेसिमेन के लिए वो 2 इंच के बराबर होता है, और जो डाया यूज करते हैं माइल्ड स्टील का टेस्ट करने के लिए वो 0.5 इंच के बराबर होता है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सटेंसोमीटर क्या है? एक्सटेंसोमीटर वैसा डिवाइस है जो हम लोग स्ट्रेन मेजर करने में हेल्प करता है। जैसे ये होता क्या है, इस टेस्ट को ना, इस टेस्ट की खासियत होती है, इस टेस्ट की खासियत ये होती है कि हम लोग जब यूटीएम में लगा देंगे इस टेस्ट को, तो इस टेस्ट पे कांस्टेंट रेट से लोड अप्लाई करेंगे। इस टेस्ट पे कांस्टेंट रेट से लोड अप्लाई करने के बाद होता क्या है कि हम लोग को लोड पता है, हम लोग एक लोड पार्टिकुलर मतलब कांस्टेंट रेट से अप्लाई कर रहे हैं। स्ट्रेन का बिहेवियर नहीं पता है, वही स्ट्रेन का बिहेवियर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और स्ट्रेन का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद अब हमको स्ट्रेस पता चल चुका है। स्ट्रेस क्या होता है? पी अपॉन में ए, लोड अपॉन में एरिया। तो हम लोग लोड जो अप्लाई कर रहे हैं, और स्पेसिमेन का एरिया हमको पता है क्योंकि डायमीटर पता है। तो स्पेसिमेन का एरिया जो पता है और हमको लोड जो पता है, जो अप्लाई कर रहे हैं वो पता है, तो लोड अपॉन में एरिया करके हम लोग स्ट्रेस निकाल लेंगे। और उसी स्ट्रेस और जो स्ट्रेन मेजर कर रहे हैं एक्सटेंसोमीटर से, जो यहाँ एक्सटेंसोमीटर लगा हुआ है गेज लेंथ पे, तो एक्सटेंसोमीटर से जो स्ट्रेन मेजर हो रहा है वो स्ट्रेन और स्ट्रेस कुल मतलब कंबाइन करके हम लोग एक कर्व ड्रॉ करते हैं। उसी को बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम लोग कर्व ऑब्टेन करते हैं ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। अब ये क्या है ना, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। इसमें कुछ भी मतलब ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि ये ऐसा कर्व क्यों आया। हम लोग स्ट्रेस लगाएं, एक लोड लगाएं पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेट से, और लोड लगाने के बाद उसके स्ट्रेन के बिहेवियर को चेक किए, और स्ट्रेन का बिहेवियर कुछ ऐसा देखने को मिला। अब स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन ऐसे चेंज कर रहा है, तो हम लोग ने डायरेक्टली उसको ड्रॉ कर लिया। ये ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा माइलेज का बिहेवियर आता है। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में लोग स्टडी करते हैं। जो अलग अलग पॉइंट दिखा रखा है मैंने ग्राफ पे, जो ए पॉइंट है ना, वो प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है। प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट तक जो हमारा कर्व है ना, वो स्ट्रेट लाइन है। एक्चुअली उस कर्व को फिर कर्व नहीं बोलेंगे, वो स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो वो स्ट्रेट लाइन है, और वहाँ तक स्ट्रेट लाइन होने का मतलब जो हमारा स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का टर्म आता है ना, उसी को बोलते हैं हुक्स लॉ, क्योंकि हुक्स ने इसको प्रूव कर रखा था। तो हुक्स लॉ वो होता है जिसमें स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट वैसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। बी होता है इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इलास्टिक लिमिट पॉइंट और प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट थोड़ा सा डिफर करता है। बी के बाद देखो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 0 से ए तक जो कर्व है ना, वो पूरा स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ए से बी के बाद हल्का सा कर्वेचर, हमारे जो ग्राफ है उसमें हल्का सा कर्वेचर देखने को मिलेगा। वो कर्वेचर क्या इंडिकेट करता है कि वो प्रोपोर्शनलिटी फिर रिमूव हो जाता है, वैलिड नहीं होता है, नल हो जाता है। फिर स्ट्रेस जो है ना स्ट्रेन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बॉडी क्या होता है, इलास्टिक होता है। वो अगर हमसे कोई पूछेगा कि बॉडी कब तक इलास्टिक रहेगा, तो जो हमारा माइल्ड स्टील है ना, वो 0 पॉइंट से लेके वो पॉइंट से लेके बी तक इलास्टिक बिहेवियर करेगा। मतलब बी पॉइंट तक लोड करने के बाद उसको अनलोड कर दिया जाए तो वो पूरा अपने परफेक्टली जो पूरा सेफ होगा ना, वो अपना रिगेन कर लेगा। जो हमारा इलास्टिसिटी है ना, वो बी पॉइंट तक होल्ड कर रहा है, लेकिन ए तक जो हमारा कर्व है ना, वो स्ट्रेट लाइन है। ए से बी के बीच वो थोड़ा सा कर्व है, मतलब नॉन लीनियर है। इसलिए जो ए पॉइंट को बोलते हैं वो बोलते हैं लीनियर इलास्टिक। बी पॉइंट ए से बी तक को बोलते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक। तो ये बिहेवियर हो गया। सी पॉइंट हमारा क्या है? सी है यील्ड पॉइंट।
डी भी यील्ड पॉइंट, सी जो है वो अपर यील्ड पॉइंट है, डी जो है वो लोअर यील्ड पॉइंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है। यील्ड पॉइंट ही क्या होता है, पहले बात तो यील्डिंग ही क्या होता है। यील्डिंग का मतलब होता है फैलना, मतलब कि फैलने कहने का मतलब कि बिना स्ट्रेस के ही हमारे माइल्ड स्टील में स्ट्रेन देखने को मिलता है। अब क्या होता है, स्ट्रेस का नहीं बढ़ना, वो क्या होता है, लोड तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट से अप्लाई कर रहे हैं, लोड तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेस है ना वो स्ट्रेस फील नहीं कर पा रहा है वो हमारा माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन। तो स्ट्रेस फील कब नहीं कर पाएगा, जब उसके अंदर स्ट्रेन होगा, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन होते रहेगा, तब वो स्ट्रेस फील नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो होता क्या है, सी जो हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, अपर यील्ड पॉइंट कहने का मतलब ऐसा पॉइंट है, देखो हमारा यील्डिंग जो स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअली डी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लोअर यील्ड पॉइंट से, लेकिन सी जो होता है ना अपर यील्ड पॉइंट, कहने का मतलब अपर यील्ड पॉइंट इसलिए बोलते हैं उसको, सी पे जाने के बाद ही यील्डिंग पॉसिबल है। आप देख सकते हैं कि बी पॉइंट और डी पॉइंट सेम लेवल, एक्चुअली लगभग सेम लेवल पे है, लेकिन ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि आप नीचे से लोडिंग स्टार्ट किए, मान लेते हैं FY कुछ है, मान लेते हैं माइल्ड स्टील 250 है, 250 तक गए और यील्डिंग स्टार्ट हो गया, नहीं, 250 से आपको सी पॉइंट देना पड़ेगा, लगभग सी अप्रोक्सीमेटली आता है 260 से 265 के बीच में आता है। तो 260 से 65 के बीच में आपको जाना ही पड़ेगा, तब जाके आप यील्डिंग देख पाएंगे, नहीं तो यील्डिंग नहीं देख पाएंगे। तो अपर यील्ड पॉइंट को एक बार रीच कर जाएगा, उसके बाद अपने आप स्ट्रेस में ड्रॉप देखने को मिलता है, उसके बाद यील्डिंग स्टार्ट होता है। तो डी से ई तक यील्डिंग चल रहा होता है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा होता और स्ट्रेन में इंक्रीजमेंट हो जाता है, इसी को बोलते हैं यील्ड प्लेट्यू। ये यील्ड प्लेट्यू जोन है। उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग जोन आता है। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेन होता है ना फर्दर हार्ड हो जाता है, मतलब कि अब स्ट्रेन नहीं हो पा रहा है, अब स्ट्रेस लग रहा है, अब हमको उतना ही स्ट्रेस कराने के लिए, उतना ही स्ट्रेन कराने के लिए माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन में हमको ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हमारा हार्ड हो चुका है, अब स्ट्रेन हो रही है, मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि मतलब जो माइल्ड का स्पेसिमेन है ना वो मजबूत हो गया है। तो पहले कम लोड पे ही वो स्ट्रेन उसके अंदर देखने को मिल जाता था, लेकिन अब ज़्यादा लोड लगाना पड़ रहा है स्ट्रेन, फर्दर स्ट्रेन देखने के लिए, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। ऐसा क्यों हुआ, वो क्या होता है कि जो उसके अंदर का जो एटम होते हैं ना वो रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं, थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करके अपने आप को ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं, पोजीशन चेंज कर लेते हैं, रीलोकेट कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्ट्रेन जो होता है ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, स्ट्रेन नहीं हो पाता है। अब स्ट्रेन हार्डनिंग होते होते वो ऐसे एक पॉइंट तक पहुंचता है जिसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद ये पता चल गया कि भाई ये जो मटेरियल है ना वो इतना मैक्सिमम, इफ़ के सामने आप स्ट्रेस देख लेना, वो इतना मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है, ये लगभग 280 के आसपास आता है, तो इतना झेल लेता है। अब इतना के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद एक रेड्यूस देखने, मतलब स्ट्रेस में रिडक्शन देखने को मिलता है। ये होता है उसके एरिया डिक्रीज होने की वजह से। क्या होता है ना कि एफ के बाद ना नेकिंग होने लगता है। नेकिंग क्या होता है, ये नेकिंग जोन देखने को मिल रहा है ना। नेकिंग जोन क्या होता है, नेकिंग मतलब कि वो लोकलाइजेशन, मतलब वो लोकल पॉइंट पे ना उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम होने लगता है, वो पतला होने लगता है, तो जिसकी वजह से नेकिंग होता है और फाइनली जी पॉइंट पे आके वो अल्टीमेटली फ्रैक्चर कर जाता है। तो ये रहा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये जो डेटा है ना स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो एक्चुअल डेटा है, ये स्ट्रेन का एक्चुअल डेटा है। और ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा देख लीजिएगा डेटा को, बस तो इसे एक आइडिया मिलेगा। तो आप LW2 देख लिए, स्ट्रेन हार्डनिंग देख लिए, नेकिंग देख लिए। अब आते हैं हम लोग जो स्टील में कैसा स्टडी करेंगे स्टील का, जो हम लोग स्टील का स्टडी करते हैं माइल्ड स्टील का, वो ये हमारे जो सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसके अंदर कैसे स्टडी करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, जब स्टील का स्टडी करते हैं तो स्टील के स्टडी में हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग के पार्ट, स्ट्रेन हार्डनिंग का पार्ट, नेकिंग का पार्ट, मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग से लेकर सारा पार्ट बाद का रिमूव कर देते हैं। तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है और उसके बाद एक लीनियर लाइन देखने को मिलता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको LW2 भी बोलते हैं, यील्डिंग जोन बोलते हैं। बस ये दो चीज़ देखने को मिलता है। क्यों स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट को क्यों नेगलेक्ट कर दिए, वो तो स्ट्रेंथ में आ रहा है, उसके स्ट्रेंथ में उसका कंट्रीब्यूशन है माइल्ड स्टील का, वो नेगलेक्ट इसलिए करते हैं ना। नेगलेक्ट करने का एकमात्र रीजन होता है कि जब इतना तक, अब देखिए यहाँ तक अगर आप स्ट्रेन को देखते हैं तो 1.2% का स्ट्रेन देखने को मिल रहा है सिर्फ। अगर इल्ड जोन तक भी स्ट्रेन होता है तो 1.2%। अगर आप उसी को स्ट्रेन हार्डनिंग तक कंट्रीब्यूट, मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग तक उसको स्ट्रेंथ को मानते हैं कि माइल्ड स्टील जो हमारा इससे लास्ट करेगा, जो माइल्ड स्टील फेल्योर से पहले जो बर्दाश्त करेगा वो इतना स्ट्रेंथ तक बर्दाश्त करेगा। तो अगर वो इतना स्ट्रेन तक बर्दाश्त करता है, 10 से 15% का स्ट्रेन है, मतलब ये काफ़ी स्ट्रेन है। 1.2% के कंपैरिजन में ये 10 से 15% का स्ट्रेन जो है ना वो इतना अच्छा खासा है। मतलब कहने का मतलब कि इतने पे आपका जो बीम है ना वो डिफ्लेक्टेड से उसका साफ दिखाई देने लगेगा, ऐसे झुका हुआ बीम। अगर स्टील का बीम है, अगर आप इतने ज़्यादा मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक इसको लोड कर देते हैं, इतना तक लोड करने के बाद इतना स्ट्रेन आएगा, इतना स्ट्रेन उसके अंदर इतना कंसिडरेबल होता है कि वो अब आपको झुका हुआ फील होगा। तो उतना डिफ्लेक्शन परमिट नहीं करते हम लोग, उसके वजह से थोड़ा सेफ्टी के लिए हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं स्टील से।
तो जो हम लोग एक्चुअली स्टडी करते हैं ना, इसलिए आप देखे होंगे कि हम लोग क्या होता है ना कि इसको बस दो स्ट्रेट लाइन का जो कर्व आता है जिसका, इसमें अपर एल्ड का भी नेगलेक्ट करते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग यहाँ से ये बी पॉइंट तक जाते हैं, बी पॉइंट से जाने के बाद सीधा यील्डिंग जोन में चले जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडियलाइज स्ट्रेस टेस्टिंग कर्व। आइडियलाइज क्यों, हम लोग इसके हिसाब से हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने स्टडी के हिसाब से इसको आइडियलाइज कर लिए कि भाई स्ट्रेस टेस्टिंग कर्व तो एक्चुअली ऐसा था, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग स्टील में ऐसा स्टडी करेंगे क्योंकि आसान है। इसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट इतना थोड़ा सा कर्वेचर होता है, उसका जो इक्वेशन होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स निकल के आता है, उसका स्टडी थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा चीज़ समझा दिया है। अब नोट पे यहाँ पे लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेके सारा चीज़ देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ। मैंने जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही चीज़ को मैंने यहाँ पे डिटेक्ट किया था। एक बार पढ़ देता हूँ मैं फिर से। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ड्रॉन बाय कंडक्टिंग ए टेस्ट विच इज परफॉर्म्ड अंडर अ कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग। मैंने ऑलरेडी बता चुका कि ये जो टेस्ट होता है वो कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग से के अंडर परफॉर्म किया जाता है। मतलब कि एक टेस्ट क्या मतलब रेट ऑफ लोडिंग हमारा कांस्टेंट रहेगा, हम लोग स्ट्रेन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। तो उस तरीके से हमारा ये जो टेस्ट होता है, इसका जो स्पेस में ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकल के आता है वो इसी तरीके से निकल के आता है। दूसरा यील्डिंग जोन, डीई जोन, ये आप देख चुके ना डीई जोन, ये डीई जोन को ही बोलते हैं यील्डिंग जोन। ये क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच स्ट्रेन इंक्रीजेज विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यील्डिंग जोन क्या होता है, उसी को यील्ड प्लेट्यू भी बोलते हैं। ठीक है, यील्डिंग जोन को यील्ड प्लेट्यू मतलब ये पठार जैसा दिखता है, जैसे ये पहाड़ हो गया दोनों साइड से, तो ये बीच का पठार जैसा दिखता है, इसको इसे यील्ड प्लेट्यू बोलते हैं और कुछ नहीं, नो लॉजिक इन दिस। ठीक है, तीसरा है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन ईएफ जोन को स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते थे। क्यों बोलते थे, आफ्टर द मटेरियल हैव यील्डेड। अब क्योंकि मटेरियल हमारा ई पॉइंट तक यील्ड हो चुका है, इसलिए इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। अब उसके बाद क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब उसके बाद स्ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट। ठीक है, अगला आता है नेकिंग। इट इज द लोकल रिडक्शन इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमारा क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे एकदम पतला होने लगता है टूटने के लिए। इट टेक्स प्लेस आफ्टर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ये हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद ही अगर करता है यील्डिंग। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ये प्लास्टिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग प्लास्टिक जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया ना, हमारा कोर्स जो स्टार्ट हुआ है प्लास्टिक एनालिसिस से, प्लास्टिक एनालिसिस और बीम का ही ये टॉपिक है सब। तो प्लास्टिक एनालिसिस में क्या करते हैं ना, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, इसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज द लार्ज डिफॉर्मेशन आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द एनी स्ट्रक्चरल डिजाइन। हम लोग स्ट्रक्चरल डिजाइन में इतना बड़ा डिफॉर्मेशन है कि 10 से 15% का स्ट्रेन जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग बस यील्डिंग जोन तक ही लेके चलते हैं स्ट्रेंथ को मटेरियल के। सो प्लास्टिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन आइडियलाइज्ड स्ट्रेस सिस्टम कर्व। तो हम लोग जो एनालिसिस करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस का, जो स्टील में जो भी पढ़ेंगे ना, वो बस इसी आइडियलाइज स्ट्रेस सिस्टम कर्व पर ही पढ़ेंगे। हम लोग जो एक्चुअल स्ट्रेस सिस्टम कर्व है उस पर कोई स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे आइडियल प्लास्टिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक को। तो ये क्या है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि आइडियल प्लास्टिक मटेरियल क्या है। उससे पहले भी एक सवाल पैदा होता है कि प्लास्टिक मटेरियल क्या है। तो प्लास्टिक मटेरियल बताने से पहले मतलब मैं वापस से स्ट्रेस टेस्टिंग कर्व पे वापस आऊँगा। तो इस कर्व में आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जैसे बी पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इलास्टिक लिमिट पॉइंट कहने का मतलब कि बी पॉइंट तक जो मटेरियल है हमारा इलास्टिक बिहेव कर रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन को देखते हैं, ये कोई भी स्ट्रेन हो तो ये इतना स्ट्रेन हो ना, यहाँ से यहाँ तक का सारा स्ट्रेन, इस स्ट्रेन को बोलेंगे इलास्टिक स्ट्रेन। उसके बाद के सारे स्ट्रेन को बोलेंगे प्लास्टिक स्ट्रेन। तो इसलिए एक जोन भी कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे कि इसको बोल देंगे इलास्टिक जोन, इसको बोल देंगे प्लास्टिक जोन। जितने जोन में ये मटेरियल जो इलास्टिक बिहेव कर रहा है उसको बोलते हैं इलास्टिक जोन, उसके बाद प्लास्टिक जोन। तो प्लास्टिक जोन कहने का मतलब प्लास्टिसिटी मतलब क्या कि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। तो प्लास्टिक से आप एक चीज समझ सकते हैं कि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो जहाँ से बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन या फिर प्लास्टिक जोन। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि अब ये माइल्ड स्टील कैसा बिहेव कर रहा है, इलास्टिक भी बिहेव कर रहा है, प्लास्टिक भी बिहेव कर रहा है। तो उसको आइडियल प्लास्टिक मटेरियल क्यों बोला गया, माइल्ड स्टील कैटेगरी में उसको क्यों रखा गया है। तो इसका मेजर पोर्शन जो है ना वो माइल्ड स्टील का जो है ना वो प्लास्टिक बिहेव कर रहा है। अब ये देखेंगे कैसे, ये देखिए इतने जोन में हमारा जो बॉडी है ना, जो हमारा मटेरियल है माइल्ड स्टील का, वो कैसा बिहेव कर रहा है, इलास्टिक बिहेव कर रहा है। अगर इस इलास्टिक बिहेवियर के करस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रेन को मान लेते हैं कि EY स्ट्रेन आ रहा है, तो जो प्लास्टिक के अंदर करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होना चाहिए वो 6 EY से कम नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी डिटेल में आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ये इसके बारे में डिटेल में आगे आएगा, अभी इसका बिल्कुल जिक्र नहीं करते, बस इतना जान जाइए कि जो स्ट्रेन होना चाहिए ये 6 EY से कम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं कम होना चाहिए उसको आगे देखें डिटेल में।
फिलहाल के लिए बस इतना देख लीजिए, ठीक है। तो अब ये देख चुके हैं कि इसका मेजर पार्ट क्या है, प्लास्टिक जोन में ही है। तो ये प्लास्टिक मटेरियल बोल सकते हैं कि माइल्ड कैसा मटेरियल है, ये प्लास्टिक मटेरियल है जिसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने के बाद, पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफॉर्मेशन करने के बाद उसके अंदर जो स्ट्रेन रहा है वो परमानेंट स्ट्रेन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये एफ वाई, मतलब कि यील्ड स्ट्रेस जो है ना वो सेम होता है टेंशन में और कंप्रेशन में। जहाँ की आप देख रहे हैं ये टेंशन में, कंप्रेशन में ये यील्ड स्ट्रेंथ जो है ये सेम निकल के आना चाहिए, जैसे कि माइल्ड का निकल के आता है, ठीक है। तो ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेंशन में और कंप्रेशन में ये भी दोनों सेम होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो ई एस है ना, ये tan थीटा, स्ट्रेस अपन में स्ट्रेन, तो ये ई एस है ना tan थीटा अपन में स्ट्रेस, ये दोनों साइड में, मतलब टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी सेम होना चाहिए। तीसरा, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ। ये जैसी बात है कि आइडियल प्लास्टिक मतलब कि ये अप टू सम एक्सटेंट वो तो इलास्टिक ही बिहेव कर रहा है, तो उस पॉइंट तक वो हुक्स लॉ को ओबे करना चाहिए। अभी आगे ऐसा भी कर्व देखेंगे जिसके अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं होगी, सिर्फ प्लास्टिक होगा, उसको बोलते हैं रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो आइडियल प्लास्टिक मटेरियल होता है वैसा जिसके जो हुक्स लॉ को अप टू सम एक्सटेंट फॉलो करे। तीसरा, इफ इट इज लोडेड बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस। जैसी बात है, यील्ड स्ट्रेस के बाद अगर इसका लोडिंग करते हैं तो क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस के बाद लोड करेंगे तो ये इसका मतलब ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट होगा, तभी तो इसको यील्ड स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस पॉइंट। तो ये हो गया इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इसके बाद अगर कोई भी पॉइंट पर लोड करते हैं तो वो प्लास्टिक जोन में चला गया। प्लास्टिक जोन में जाने का मतलब वो प्लास्टिक स्ट्रेन आ जाएगा उसके अंदर, मतलब परमानेंट स्ट्रेन आ गया, वो रिकवर नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा बोल रहा है कि इफ इट इज लोडेड बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस एंड अनलोडेड, अगर उसको अनलोड किया जाता है लोड करने के बाद, देन अ रेसिडुअल रिमेन्स, स्ट्रेन रिमेन्स, मतलब कि उसके अंदर एक स्ट्रेन जो होता है रेसिडुअल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, वो रिकवर नहीं हो सकता है उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नोट में एक रिजिड प्लास्टिक, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जिक्र कर चुके हैं, तो आइडियल प्लास्टिक मटेरियल देख चुके हैं, तो हम लोग रिजिड प्लास्टिक मटेरियल के बारे में देखेंगे। ये क्या होता है, रिजिड प्लास्टिक होता है। कहने का मतलब इसके अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं होगी, सीधा प्लास्टिक होगा। तो रिजिड प्लास्टिक क्या होता है कि अप टू सम एक्सटेंट, मतलब कि एफ वाई तक, अप टू यील्ड स्ट्रेस, ये कैसा बिहेव करेगा, रिजिड बिहेव करेगा, मतलब कोई स्ट्रेन देखने को। रिजिड क्या होता है कि आप स्ट्रेस लगा रहे हैं लेकिन कोई स्ट्रेन नहीं हो रहा है, तो जैसे ही स्ट्रेस आप बढ़ा रहे हैं लेकिन कोई स्ट्रेन देखने को नहीं मिल रहा है। वाई एक्सिस में पॉइंट बढ़ रहा है लेकिन एक्स एक्सिस में कुछ नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अप टू सम एक्सटेंट, मतलब एफ वाई तक ये मटेरियल कैसा बिहेव कर रहा है, रिजिड बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके बाद सडनली ये प्लास्टिक जोन में चला जा रहा है, मतलब मटेरियल जो है वो प्लास्टिक बिहेव करने लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिजिड प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक कहने का मतलब कि परमानेंट डिफॉर्मेशन, उसके बाद कोई रिकवरी नहीं होगी उसके स्ट्रेन की, ठीक है। दैट्स ऑल। तो हम लोग अभी इस लेक्चर में देखें आइडियल प्लास्टिक मटेरियल क्या है, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ कर्व ऑफ माइल्ड स्टील देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख चुके हैं, जो हम लोग स्टील में स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टी को देख चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एजम्पशन देखेंगे प्लास्टिक डिजाइन का, ठीक है। थैंक यू सो मच।